ठीक, लिखिए। प्रोफिनिस्ट। हेडिंग डालें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्राइड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्राइड। इसमें मैं आपको क्लियरली बताऊं कि हमारे पास 7 या 8 तरह के बोले तो ज्यादा बेटर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल डेफिनेटली तैयार है। और पिछले सालों के पेपर अगर आप देखते रहे हैं तो आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले हम उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेने जा रहे हैं, मतलब उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आप फर्स्ट आर्टिकल को लिखे बेसिक स्ट्रेंथ, जिस पर क्वेश्चन बनेगा। बेसिक स्ट्रेंथ लिखिए। all the hydrides all the hydrides have presence of lone pair on central atom. That's why they can act as Lewis base. कैसे बिहेव कर सकते हैं? They can act as Lewis base on moving down the group, on moving top to bottom. जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, बेसिक स्ट्रेंथ decreases. Basic strength decreases because the electron cloud on central atom get diffused in large area. Ammonia has maximum basic strength. Ammonia has maximum basic strength due to greater electron density. Due to greater electron density, ammonia has maximum basic strength. Ammonia has maximum basic strength. तो आप ऑर्डर लिखें, अमोनिया मैक्सिमम, देन फॉस्फीन, देन आर्सीन, देन कम्स स्टीबीन, देन कम्स बिस्मुथिन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा तैयार है कि अरेंज दीज हाइड्राइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि अमोनिया एंड फॉस्फीन में विच वन इज मोर बेसिक? तो आपका आंसर आएगा अमोनिया, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस पर्टिकुलर एटम पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जबकि फॉस्फोरस या बिस्मुथीन में बिस्मथ का साइज बड़ा हो गया और लार्ज साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर टेंडेंसी कम हो जाएगी।
कहा तो यहां कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में और यहां कहा डाइल्यूट फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया यहां पर कम होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया ज्यादा होंगे, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लिखिए अब यहां पर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेसिक स्ट्रेंथ के बाद, लिखें थर्मल स्टेबिलिटी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच की स्ट्रेंथ। लिखिए थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, thermal stability of group 15 element decreases down the group, decreases down the group। ऑर्डर लिखिए अमोनिया, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉस्फीन, देन कम्स आर्सीन, स्टीबीन, स्टीबीन, SbH3 एंड बिस्मुथ। लिखें on moving down the group, on moving down the group, bond dissociation energy, on moving down the group, bond dissociation energy of EH bond decreases, and the tendency to form, and the tendency to form stable EH bond also decreases। Therefore, thermal stability decreases। Therefore, thermal stability decreases। तो ये हमारे देखो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 4 क्यों कि एक तो सिंपल क्वेश्चन ऑर्डर बताइए, दूसरा रीजनिंग बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए और उसकी रीजनिंग बताइए। तो कभी वो ऑर्डर पूछता है, कभी वो रीजनिंग पूछता है। अब हमारे हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विंडो थोड़ा छोटी हो जाए। बेटा तुम लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? कोई बच्चा बताए क्या वो बॉक्स दिख रहा है? Yes, sir. जो Yes, छोटा वाला sir. बॉक्स में टीचर की फोटो आ रही है वो दिख रही है बेटा? Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा। जैसे कोई चेंज हुआ करे तो अभी बता दिया करो, क्योंकि मैं भी टेक्नोलॉजी में नया हूँ तो आपका सहयोग जरूरी है बेटे। मैं इसको और छोटा कर दूं जिससे कि मेरे को बहुत बड़ा मिल जाए। ठीक है, मिल गया। हाँ जी, अब आप आइए, हमारे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। वो अब आप लिखें, एक बच्चा वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, कौन सा बच्चा है? श्रीधर नेहरू हमेशा की तरह वेट। हाँ, हाँ जी, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थर्मल स्टेबिलिटी से ही शुरू होता है बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर।
बेटा मैं एक बार फिर से पूछ लूँ जरा, थोड़ा सा प्लीज आप बताइए। मेरा जो छोटा सा बॉक्स बना आता है वो दिख रहा है कि आपको? मैं बॉक्स में दिख रहा हूँ आपको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा। रिड्यूसिंग नेचर, देखो अब ध्यान से सुनना। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये है कि आप हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, तभी तो आप रिड्यूसिंग माने जाओगे। जितनी फास्ट आप हाइड्रोजन को रिलीज करोगे उतने अच्छे आप रिड्यूसिंग एजेंट माने जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी और फॉस्फीन की थर्मल स्टेबिलिटी में अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, पीएच बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड मुश्किल से ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तो रिड्यूसिंग नेचर फॉस्फीन की ज्यादा होगी अमोनिया से। ये जो मैंने ऑर्डर बताया दिस इज फॉर थर्मल स्टेबिलिटी, और इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग पावर का। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा थर्मल स्टेबिलिटी के। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ऑर्डर आपने अभी थर्मल स्टेबिलिटी का लिखा बेटे, उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर आपको लिखना है रिड्यूसिंग नेचर। लिखे द रिड्यूसिंग करेक्टर of 15th group elements, the reducing character of 15th group element increases from ammonia to phosphine. अमोनिया टू बिस्मुथीन कर लो, एक ही बार में लिख लो बच्चों, अमोनिया टू बिस्मुथीन। it is because it is because thermal stability it is because thermal stability decreases down the group. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑर्डर नोट करिए बेटा, ये वाला अमोनिया फॉस्फीन वाला ऑर्डर नोट सर करिए। हाँ सर रिड्यूसिंग नेचर को हम बेसिक स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं कर सकते? बेटा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग नेचर दो अलग अलग चीजें। बेसिक कैरेक्टर का यहाँ मतलब है लुइस बेस, यू आर गोइंग टू डोनेट लोन पेयर, है ना। और यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है कि हाउ फास्ट यू रिलीज हाइड्रोजन एटम। तो भले ही दोनों के आंसर से आप वो कर सकते हैं, मतलब मेल मिलाप कर सकते हैं, लेकिन है दोनों अलग अलग चीज। तो आइए रिड्यूसिंग, बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करें रिगार्डिंग अमोनिया। अमोनिया एट हाई टेम्परेचर, अमोनिया एट हाई टेम्परेचर कैन रिड्यूस क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर अमोनिया की रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड से कराई जाए तो अमोनिया जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, भले ही वीक है, इसको रिड्यूस कर सकता है कॉपर के अंदर। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, और जब ये कन्वर्ट होगा तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, और नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर अमोनिया का नाइट्रोजन में कन्वर्जन होना रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान है। करिए अब यहां पर फिर चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आप देखिएगा जरा, चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर बहुत कुछ डेविएशन आने जा रहा है बच्चों। वो डेविएशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। केवल अमोनिया में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्तें क्या हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं, तो केवल पूरे ग्रुप में नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है। उसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई हो जाएंगे। लिखिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, abnormality or anomalous behavior is observed in the boiling point and melting point, in the boiling point and melting point of ammonia. अब जैसे मैं आपसे कंपैरेटिव बात करूं, अमोनिया वर्सेस फॉस्फेट एंड CH4 वर्सेस SiH4, SiH4, SiH4 का नाम है साइलेन, और ये तो आप जानते हैं मीथेन है। तो इसका ग्राम मोलर मास और इसके ग्राम मोलर मास में आप देख सकते हैं इसका ग्राम मोलर मास ज्यादा होगा। ज्यादा मोलर मास होगा तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल केस है, लेकिन यहां पर एबनॉर्मेलिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। तो उसकी वजह से अमोनिया जो है, जैसे कि आप जानते हैं अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से कोई भी एक के कांटेक्ट में आ जाए। और फॉस्फीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, इसलिए अमोनिया जो है एबनॉर्मलिटी शो करता है। लिखें, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बिस्मुथीन का, इसका ग्राम मोलर मास बहुत ज्यादा है इसलिए। फिर आता है स्टीवीन का, इसमें भी वेंडरवॉल फोर्स हावी रहते हैं। फिर आता है अमोनिया का, और उसके बाद आएगा आर्सीन का, और उसके बाद आएगा फॉस्फीन का। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि अमंग 15 ग्रुप एलिमेंट विच वन इज मोस्ट वोलेटाइल। तो जिन बच्चों को नॉलेज नहीं होगी वो आंसर अमोनिया लगाएंगे, और जिनको नॉलेज होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो लगाएंगे आंसर फॉस्फीन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, इसलिए ये मोस्ट वोलेटाइल होगी। मैं एक बार आपको जरूर ये बता दूं, बिस्मुथीन का बॉइल आपको याद नहीं करना है, बिस्मुथीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 केल्विन है, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 238.5 केल्विन।
फॉस्फीन का कंपैरेटिवली बेहद कम है, 185 अप्रॉक्स। तो आप ये नॉलेज के लिए लिखेंगे, याद करने के लिए, नोट करें। हाँ जी, लिखिए। अब लिखे। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक सेकंड भाई, कुछ सेटिंग्स में चेंजेस आ गए। ठीक है, लिखिए। अब लिखिए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बिस्मुथीन का हमें एक्यूरेटली नहीं पता। आप सभी लोगों को एनसीईआरटी ओपन करने के लिए मैंने हमेशा बोला है, एनसीईआरटी में देख के बताएं टेबल में, क्या बिस्मुथीन का मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का, देन कम्स इसका स्टीबीन का, देन कम्स आर्सीन, देन कम्स फॉस्फीन। हाँ जी, हेडिंग डालें। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां बनता है, ऑर्डर ऑफ, सॉरी डायरेक्ट लिखिए तो मेरे ख्याल से पांचवा होगा शायद, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। मेरे ख्याल से फिफ्थ नंबर है, आप चेक कर लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी। फिर वही बात आएगी, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां सॉल्युबिलिटी ट्रिमेंडसली फिनोमिनली बढ़ जाती है। लिखिए, अमोनिया इज हाईली soluble in water. Ammonia is highly soluble in water as it can form hydrogen bond with water molecule, as it can form hydrogen bond with water molecule. Other hydrides, other hydrides are almost insoluble in water. Other hydrides are almost insoluble in water. हाँ जी, अब यहां पर देखिए, मैंने आपका मेल्टिंग पॉइंट कवर कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया, एक और पॉइंट मैंने आपका कवर किया है बॉन्ड एंगल, एक मैंने आपकी सॉल्युबिलिटी कवर कर ली। अब मैं जो कवर करने जा रहा हूं वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स।
एनसीईआरटी में भी ये जरूर होना चाहिए टॉपिक, देख सकते हैं आप। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, जैसे मैं आपको हल्की सा बता दूं, N2 plus 3H2 give twice of ammonia। ध्यान से सुनना बेटा, हाफ N2, 3/2H2, 2/2। तो अगर आप इसको लिखोगे तो इनफैक्ट ये 1 हो गया है ना, वन अमोनिया। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इट इज, आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। It is the heat change during the formation of 1 mole product from reactants which are in their elemental state, which are in their elemental state। देखो ये पी ब्लॉक का आपका 3rd लेक्चर है, 2 लेक्चर मेरे पास है स्टोर। तो किसी वजह से अगर आपको कनेक्टिविटी इशू हुआ है आपकी तरफ से या मेरी तरफ से, तो आप उसमें यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। अभी 2 दिन के मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल बारिश के बाद वाईफाई कनेक्शन आउट हो गया था और बहुत हैवी वीडियो होते 400-400 MB के, तो अपलोड नहीं हो पाते मोबाइल से। तो फिलहाल तो मोबाइल से वाईफाई चला रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत चल पा रहा है। तो अगर आज वाईफाई कनेक्शन रिस्टोर हो गया तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा बेटा, आज तक के लेक्चर। तो जिन बच्चों के निकल गए वो देख लीजिएगा प्लीज। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। 1 मोल को बनाने के लिए जो एनर्जी चेंज आएगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब लिखो आप, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर हाँ, अगर क्या कहते हैं, हम हाइड्राइड्स को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करते तो सारे इनसॉल्युबल हो जाते हैं। हाइड्राइड्स को हाँ, इनसॉल्युबल हो जाते हैं मतलब क्या, पहले सॉल्युबल थे क्या? नहीं NH3 इतना सॉल्युबल। अमोनिया तो इनसॉल्युबल ही रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बना पाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी हो सकती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से। पर तुमने CClE4 क्यों लिया, बेंजीन टोलिन वगैरह क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं दस लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग CCl4 के साथ नहीं हो सकती बेटा, वहां तो क्लोरीन है ना। इसलिए लिखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन increases down the group ammonia to bismuthine। enthalpy of formation increases, ऐसे लिख लो जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, तो याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि यहाँ कोई एबनॉर्मलिटी तो है नहीं है, नॉर्मलिटी है बिल्कुल, डाउन द ग्रुप जा रहा है, बढ़ रहा है, काम खत्म। एक और बात, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ब्रेक होने की टेंडेंसी। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन अमोनिया की ज्यादा होती है फॉस्फीन से, फॉस्फीन की ज्यादा होती है, थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी हल्की सी, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलने से काफी कुछ चेंज हो जाता है स्टीबीन की, और स्टीबीन की ज्यादा है आर्सीन से। थोड़ा सा यहाँ पर एबनॉर्मलिटी है और बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी नहीं है। इसकी है 255 और इसकी है 247 किलो जूल पर मोल। तो मतलब मेरे हिसाब से कोई ये सिग्निफिकेंट बात नहीं है, क्योंकि कुल मिला के 8 किलो जूल पर मोल का अंतर है, तो इतना तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह चेंज होने से हो ही जाता है। बिस्मुथीन की नोन नहीं है। हाँ जी, सर हाँ, एनसीईआरटी में सर ASH3 आर्सिन की 297 दी हुई है सर। आर्सीन की कितनी, 297? 29। हाँ सर, और स्टीबिन की देखे बता एनसीईआरटी से। यही है 255। अच्छा, हम एनसीईआरटी की बात को फॉलो करेंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी फिर भी देखो एक काम करना, एनसीईआरटी जैसे कई बार वैल्यूज को ऊपर नीचे लिख देती है, मतलब आगे गलत भी हो सकती है, तो वो क्या करती है कि करेक्शन भेज देती है बाद में।
जो सरकारी गजट होता है उसमें करेक्शन भेज देती है, तो हमें उसके बारे में पता होता नहीं है करेक्शन, क्योंकि वो तो उन्हीं के अखबारों में छप जाते हैं, उनके नोटिफिकेशन में। तो फिर भी आप एक काम करना, एक और बुक से हम अभी कंसल्ट करेंगे तब इसको फाइनल करेंगे, है ना। तो अभी आप कुछ मत करो, अभी आपके पास जो एनसीईआरटी का ऑर्डर है वो लिख लो, है ना, और इसकी जगह आप करो 97, और कोई चेंज जब होगा तो मैं अपडेट करूंगा, आप तभी याद करना इस चीज को, है ना बेटा। तो 297 किसका है, आरसीन का, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है। तो आप लोग क्या करो बेटे, जब तक मैं कंफर्म ना करूं तब तक आप लोग इसे याद नहीं करना बेटे। अभी मैं एनसीईआरटी का सर ऑर्डर ही मानूंगा बेटा। हाँ, अपनी आकाश में देखना क्या है। वो तो सेम ही है, मतलब वही हाँ, टेबल वो तो प्रिंट होती है ना। एनसीईआरटी, वहाँ एनसीईआरटी प्रिंट करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं बेटा वो? हाँ सर, मतलब ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये इंक्रीज की हो रही है नीचे जाने में। ऐसा स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी ना हाइड्राइड्स की, और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो वो डिक्रीज हो रही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना बहुत बातों पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है ना, आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना है उस बात पे डिपेंड करती है, तो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। तो तुमने देखा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिस्मुथीन की ज्यादा है, इसका सीधा मतलब क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर बढ़ रहे होंगे जब रिएक्शन हो रही हो, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एक और बात है, ये ध्यान रखना, अमोनिया के केस में ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और बाकी सभी केसेस में बिस्मथ जैसे हैवी एटम को मोबिलाइज कराने के लिए हाइड्रोजन की तरफ एनर्जी देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। किसके केस में, बिस्मुथीन के केस में, ये ध्यान रखना। मतलब अमोनिया के केस में मैंने क्या बताया, अमोनिया का फॉर्मेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक। हाँ बेटा, और बिस्मुथीन का एक्सो फॉर्मेशन है एंडोथर्मिक। तो बिस्मथ जैसे एंडोथर्मिक। बड़े एटम को मोबिलाइज कराने के लिए हमें बल्कि एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, ठीक। अच्छा एक बात बता, आकाश की बुक तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी उतार दी है ना उन्होंने, मतलब फिर लेवल 2 में एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं। बस वैसा कुछ नहीं है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं है, हम एनसीईआरटी को मानेंगे हर हालत में, ठीक है। और अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं अपने उसमें देख लूंगा, नोट्स में। चलिए अगला लिखे, यहाँ पर देखिए मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं हाइड्राइड्स के। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फिल्म, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फिल्म। हाँ जी, तो आइए ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं बेटे, एनसीईआरटी में बच्चों दो टेबल एक साथ दे रखी होंगी, आप जरा चेक करो। एक तो ऑक्साइड्स की टेबल होगी, ध्यान से देखें, और एक टेबल जो होगी उसी में ही जो है फॉर्मेशन वगैरह भी दे रखा होगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। हाँ जी, देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मैंने शायद पहले बताए हो, वैसे आप लोग खुद भी लिखने का प्रयास करो। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा जो बाहर बैठा है, कौन है बाहर, श्रीधर नेहरू, अरे शाबाश। हाँ, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2, नोट करते जाइए बेटा, +1, +2, +3, +4, +5। फॉस्फोरस के भी कुछ ऑक्साइड संसार में है। देखो, कोई नेचर में होगा नहीं होगा, कौन, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है ना, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसका मेन ऑक्साइड लिखो, P4O6, P4O10। बहुत कम संसार में P4O8 भी होता है, फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड। इसका कुछ एक दो मेन ऑक्साइड लिखो आर्सेनिक का,